मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आइमला और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन भी आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव एनर्जी ऐड करे और कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा है कि आपके हक में बेहतर है। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं। वेरी नाइस थे। चूंकि हमारे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू खबरें तो होती नहीं है, सुबह तो पाकिस्तान में कुछ होता नहीं है, बैनुल-अक़वामी दुनिया में होता है, लेकिन कल जो लेटेस्ट होता है वो हमारा आज की सुबह की ताज़ा खबर भी होती है और उस पर फॉलो अप। अलाई पाश्तो में कल हमें मालूम है, सारा दिन हमने टेलीविजन पे देखा, बटग्राम का ये इलाका है, यहाँ पे चेयर लिफ्ट टूटी और तकरीबन 600 फुट की बुलंदी पर एक डॉली या चेयर लिफ्ट वो मुअल्लिक हो गई। उसके मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी वजह से 8 जिंदगियां सैकड़ों फीट बुलंदी पर हवा में झूलती रहीं, खतरे में चली गईं। एक उस्ताद था इसमें और 7 उनके शागिर्द बच्चे थे जिनको बचाने के लिए फिर पाक फौज की जानिब से एक ऑपरेशन शुरू किया गया। 12 घंटे का ये कठिन, तवील तरीन और तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन था। इसको किया गया मकामी लोगों की जो नकलो हमल है इसके लिए 2 पहाड़ियों के दरमियान लगाई गई निजी लिफ्ट जिसे डॉली कहा जाता है, उसको इस्तेमाल किया गया और मंगल की सुबह 8:30 बजे ये जो वाक़या था ये हुआ था। बट अल्टीमेटली ये ऑपरेशन कामयाब हुआ और 8 की 8 जाने, 8 के 8 लोग रेस्क्यू कर लिए गए। बिल्कुल, लिफ्ट में स्कूल जाने वाले जो नवी जमात के 7 तालिब इल्म और एक टीचर मौजूद थे। सिर्फ एक तार पर लिफ्ट 11 घंटे से ज्यादा तक लटकती रही, जबकि पाक फौज की जो टीम्स है फौरी रेस्क्यू के लिए पहुंची। 5 हेलीकॉप्टर्स शहरियों को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते रहे। एसएसजी कमांडोज की टीमें आई, हवा में रस्सी की मदद से लिफ्ट तक कमांड किया गया। उसके अलावा दूसरी जानिब चेयर लिफ्ट में जो मौजूदा अफराद हैं उनको अद्वियात भी दी गई। ऑब्वियसली उसमें से कुछ रिपोर्टेडली किसी को दिल का मसला भी था और फिर उनको डाइट का भी, ऑब्वियसली इतने घंटे वो हवा में मुअल्लिक रहे। लेकिन उसके साथ साथ जी अंधेरा हुआ तो फिर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में भी काफी हद तक जो कह लें ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। फिर जमीनी ऑपरेशन के जरिए जो तमाम लोग वहाँ पे फंसे थे उनको निकाला गया और फिर मकामी अफराद ने भी अपनी हेल्प से इनको पाक फौज के साथ मिलकर और जो रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा थी टीम्स उनके साथ मिलकर उनको रात गए रेस्क्यू कर लिया गया और तमाम लोग बखैर आफियत जमीन पर उतार लिए गए। बिल्कुल, जेओसी एसएसजी खुद इस ऑपरेशन की निगरानी करते रहे। अंधेरे के बाद हेलीकॉप्टर से जो ऑपरेशन किया जा रहा था उसे रोक दिया गया। फिर मकामी लोगों की हेल्प ली गई और मकामी लोगों की मदद से और इस मकामी ऑपरेशन में 2 हीरोज भी हमारे सामने आए जिनको कल पूरी कौम ने बहुत सराहा। एक हबीबुल्लाह थे, एक अली सवाती थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेशन के साथ ही आप देख सकते हैं पाक फौज के जवान जब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ यहाँ पे मौजूद रहे और ये ऑपरेशन उन्होंने मुकम्मल किया। यहाँ पे एक चीज अरबला मैं कहना जरूरी समझता हूँ, कुछ लोग मुसलसल इस पे बात कर रहे थे कि ये तो मकामी लोगों ने ऑपरेशन किया, पाक फौज ने नहीं किया। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो पहली वहाँ पे जो पहला राब्ता था जमीन से उन फंसे हुए लोगों के साथ वो पाक फौज की तरफ से था, एसएसजी की तरफ से था और जैसा कि आपने बताया कि उनको दवाएं दी गई, उनको पानी पहुंचाया गया और फिर मुकम्मल तौर पे निगरानी की गई। और कुछ लोगों ने कहा जी कि पहले मकामी लोगों को क्यों नहीं इख्तियार दिया गया कि वो ऑपरेशन करते, तो बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व था। जब तक इस बात को शोर न किया जाता कि ये मकामी लोग कर सकते हैं तब तक ये करना 8 जिंदगियों को रिस्क में डालना था। एंड लेट मी से दिस कि अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होता मिला, किसी ने मकामी लोगों को नहीं कहना था, लोगों ने कहना था पाक फौज का ऑपरेशन नाकाम हो गया। तो मेरे ख्याल में एक वाइज डिसीजन था और कामयाब ऑपरेशन हुआ, 8 जाने बची। हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और यकीनी तौर पे जो हमारे मकामी लोग हैं उनकी खिदमत भी इसमें काबिल जिक्र है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ जी हम अभी बात कर रहे हैं जिस तरह इमरान आपने खुद भी कहा कि यहाँ पे कल हम ट्विटर पे और दीगर जगहों पे इस तरह की कुछ चीजें देख रहे थे। ऑब्वियसली 5 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल और जो भी मशीनरी इस ऑपरेशन के अंदर यूज की गई वो जाहिर है मकामी लोगों की तो नहीं थी। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, जो टीम्स मौजूद थी, पाक फौज मौजूद थी, उनकी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और जिस तरह से केयरफुल रह के मोहतात अंदाज में इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया गया। ऑब्वियसली पहले ही जो कहते हैं आप झटके में मकामी लोगों को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जानें भी बिल्कुल बिल्कुल और एहतियात करना बहुत जरूरी था। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरशाद नौशाद मौजूद हैं, उनसे हम तफसीलात लेंगे। इसके साथ साथ हमें हबीबुल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ द हीरोज। 2 लोग थे, अली सवाती और हबीबुल्लाह, इन्होंने इस ऑपरेशन के अंदर अपनी शानदार स्किल्स दिखाई और हेल्प किया। पूरी कौम को खराज तहसीन भी पेश करती है। सबसे पहले हबीबुल्लाह मैं आपकी इजाजत से मैं जरा सिर्फ इरशाद नौशाद से मुख्तसरन ताज़ा सूरत हाल जान लूं और फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ जरूर आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। इरशाद, सबसे पहले हमें थोड़ा सा ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दें, ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार हुआ, ताज़ा तरीन क्या है इस हवाले से आपके पास हमारे नाज़रीन से शेयर करने के लिए। सब मैं से लगिया 12 बजे 10 बजे में तेल पहुंच गया
मैं 5 पोस्ट बोलते मेरे को इजाजत है, मैं रस्सी के ऊपर चल जाएगा, मैं इसको निकालता हूँ। वो इजाजत नहीं देता क्या? ठीक है, मेरे को इजाजत दिया। अभी मेरी आवाज सही आ रही है आप तक? जी 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 ठीक है, प्लीज जारी रखिए। 5 बजे इजाजत दिया, मैंने पानी कुछ मुरत इसके लिए आपके साथ लिया, ठीक है, इसको तसल्ली दिया, आराम से बैठो, टेंशन नहीं करो और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो जाएगा। ऊपर से जागा गया, वो वापस गया, इसको साथ मैंने तसल्ली दी, इसको मैंने रेस दिया। इतने बाद में वापस हो गया, फिर दोबारा गया। तीन घंटा मैंने इसको ऊपर। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपसे जरूर ये सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल और पेचीदा किस्म का ऑपरेशन था। ऑब्वियसली अगर पाक फौज जो कि इतने ट्रेन लोग हैं और उनको इसमें इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा था, तो जाहिर है आप चूंकि मकामी लोगों में आपका शुमार होता है, आप लोगों ने किस तरह से इस पेचीदा ऑपरेशन के अंदर अपना हिस्सा डाला? क्योंकि ऑब्वियसली इतनी बुलंदी थी और फिर उनको बखैर आफियत लेकर आना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक कारोबार करता हूँ, मेरा इंजीनियर इतबारगुल ठेकेदार गुहाराली इंसाफ ग्रुप, ये कारोबार करता हूँ। शंग सिरोड इशाम शंगला, इसके साथ ताल्लुक रखता हूँ और ये कारोबार करता हूँ। और इसके साथ ये मेरा काम है, समंदर में गाड़ी जाएगा वो निकालता है, ये लिफ्ट लगाएगा, इसको ये काम करता हूँ, लगाएगा ये काम करता हूँ। ऐसे वाकयात है, समंदर में बंद गया वो इसको निकालता हूँ। क्या बात है यार अभी भाई, आप तो बड़े टेक्निकल आदमी हैं और आपकी तो हमें अब कदर आई है कि आप कितने अहम हैं। सबसे पहले हमें ये भी इसके साथ साथ बताइए कि आप इससे पहले भी ऐसे कोई ऑपरेशन कर चुके हैं? इससे पहले ऐसे बच्चों को निकाला है आपने फंसे हुए लिफ्ट या डॉली के ऊपर? हाँ, इसने मैंने किया 2-3 दफा किया, ऐसे कश्मीर में भी 1 दफा किया और स्वाद बिहार में किया। ये गिलगित साइड में किया, गिलगित साइड में बहुत 6,000 फुट इसमें किया। अच्छा, 6,000 फुट पे वहाँ पे लोग, कितने लोग फंसे हुए थे जो पहले आपने ऑपरेशन किया था और निकाले थे? 2 लोग फंसे हैं। ठीक है, तो जब आपका, जारी बात है आप तजर्बेकार हैं, आपके लिए नई चीज तो नहीं थी। जब आपने ये सारा मामला मीडिया पे देखा तो आपने प्लान कैसे किया? कैसे आपने प्लानिंग की कि इसको इस तरीके से निकालना चाहिए और फिर क्या सामान लेके वहाँ पे आप पहुंचे? जरा कल का हमें अहवाल शाम का बताइए। इसको आपका औजार है, ये पुली है, ये थोड़ा अपना सामान है मेरे पास, वो मैं लेता हूँ, इसको बनता हूँ, इसको नीचे बंद कर और इसको डालता हूँ। उधर मेरा आदमी करा था, उसको मैंने बोला मोबाइल मेरा भी तो गया, उसको खींचाओ। ठीक है, खींचाया। ठीक है, ठीक है। हबीब आप हमारे साथ ही रहेगा। अली सवाती भी जो कि एक और हीरो है सारे सीन के अंदर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अली सवाती, आपको हमारी आवाज आ रही है? अली, आपको आवाज आ रही है हमारी? हबीब अली आपके साथ? जी जी अली, आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, आपने भी जब इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया, आपने किस तरह से जो तमाम तर जो पेचीदगियां हैं इनको मद्देनजर रखते हुए वॉलंटरीली आप गए और आपने इन लोगों को रेस्क्यू करने में हेल्प किया? मैंने हेल्प किया। जी जी, हबीब सर अपना फोन अली को दीजिए, अली सवाती को दीजिए अपना फोन, हम जरा अली से बात करेंगे, जो कि दोनों साथ ही, एक ही टेलीफोन है और मोबाइल कैमरा भी एक ही है, लेकिन हमने अली आपके साथ नहीं है? मैं किया। अच्छा, आप अकेले? ठीक है, चलिए अली से हमारा राब्ता होता है तो हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आपका कजन। अभी ये भी बताइए, कल से सोशल मीडिया पे मुसलसल आपकी तस्वीर घूम रही है, लोग आपको बहुत सराह रहे हैं और आप कि कुछ लोग तो आपके लिए सितारा जुर्रत का मुतालबा भी कर रहे हैं कि हबीबुल्लाह को सितारा जुर्रत दिया जाए, जो जुर्रत उसने दिखाई है। आपको कैसा लग रहा है? और वो फेसबुक पे देखिए आपने सारी पोस्ट जो आपके बारे में हो रही हैं, आपको लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। सर मैं सुबह 5 बजे आएगी उधर से। अच्छा, 2 बजे तो मैं इधर से फारिग हो गया, बंदा सारा निकाला है और 2 बजे से उधर से निकल गया, अभी 5 बजे मैं घर पहुंचता। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप वो डॉली लेके, अपनी डॉली वाली लेके जब पहुंचे उस लिफ्ट के पास जो लटकी हुई थी, तो आपने किस तरीके से वहां से बच्चों को मुंतकिल किया? वो तो हवा में बड़ा मुश्किल होता है, डर भी लगता है कि कोई हाथ से फिसल ना जाए, गिर ना जाए, और आप
मतलब बड़ा इनसिक्योर सा होता है वो। तो जब आप वहाँ पे पहुंचे तो पहला काम क्या किया आपने जब उनके पास आप पहुंचे? सर मैं तो पहले पहुंच गया डोली में, मैं पहले पहुंच गया। मैं उधर मेरे पास अपने बेल्ट था और मैंने डोली में डाला, बन गया और गया, मैं नीचे उतर गया। मैंने उधर डोली में अंदर गया, इसको मैंने रेस्ट दिया, पानी दिया, इसको मैंने बोला तो टेंशन नहीं करो, एक बच्चा मैं आपके साथ लिया, वापस आ गया। आप उनकी डोली के अंदर चले गए थे? आप जो लटकी हुई लिफ्ट थी उसके अंदर चले गए थे आप? जी। अच्छा ठीक। अच्छा अभी तो वो तो एक तार के ऊपर डोली लटकी हुई थी जिसके अंदर आप गए भी हैं। जाहिर है ये सारे ऑपरेशन में ये टेक्निकलिटी थी कि उस पे जाहिर है वो एक डोली पूरी एक तार के ऊपर लटकी हुई है, तो आपने उस बात को कैसे मेक श्योर किया कि खुदा ना खास्ता उससे भी गिरने का खतरा हो सकता था? मैंने आपको जान का ख्याल नहीं किया, मैं बच्चों का मैंने हर तरीके से मैंने निकालने के इरादा किया, लेकिन अभी मैंने अपने कोशिश किया, मैंने आपको जान का खतरा नहीं, आपने बहादुरी भी दिखाई है और तकनीकी तौर पे महारत भी दिखाई है। लेकिन 8 लोग पहले वहाँ पे थे, आप भी उसके अंदर गए उसको निकालने के लिए, तो 9 का वजन उस पे हो गया, तो आपको डर नहीं लगा कि रस्सी टूट जाएगी? वो पहले ही लटक रही थी जो लिफ्ट? नहीं, मैं आपको जान का परवाह नहीं करना, मैंने इसको जान का परवाह, मैं इसको बचाता हूँ, इसको बाप है, इसको सारा खानदान नीचे सारा खड़ा हो गया, टेंशन में था, मैंने आपको जान का खतरा नहीं किया। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, हमने जरा उनसे बात करिए, लेकिन आप फोन बंद मत कीजिएगा, हम दोबारा आपसे बात करेंगे। जी इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात कर रहे थे। इरशाद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो भी हम जिस ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर से तमाम लोगों को 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है जिसे आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल जी, ये ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। इसके बाद जो एहले खाना है और दूसरे जो मकामी लोग हैं जो कल सुबह से रात तक बेचैन थे, उन सब में एक खुशी का एक समा है पूरे इलाके में। और ये जो जिन लोगों ने इसमें किरदार अदा किए वो भी साथ साथ सराहते हैं। तो बहुत ही एक किस्म की खुशी का मौका है और लोग अपने अपने तौर पर अपनी खुशी बयान कर रहे हैं जी। अच्छा ये भी बताइए हमें इरशाद के ये जो इलाका है इस पे पुल ही नहीं है, यहाँ पे पुल क्या बहुत जरूरी है या ये मकामी जो लोग हैं उनकी गलती है कि वो इस तरीके से इस इलाके को पास करते हैं? यहाँ पे पुल कितना जरूरी है, जरा इस इलाके की डायनेमिक्स को लेकर थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि कल इस पे भी बड़ी बात हुई है। जी बेसिकली ये इलाका ही ऐसा है, ये सारा पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल है। ये जो लिफ्ट का यहाँ एक मकामी एक किस्म का खुदसाख्त हम कह सकते हैं, ये जो तरीका है सफर का, ये इस वजह से ये इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये एक किस्म के फासला इससे कम हो जाता है। और अगर नीचे फर्ज करें जहाँ भी नदी हो या दूसरी कोई अक्सर बात जगह ऐसी भी है जहाँ नदी वगैरह कोई होती ही नहीं है, लेकिन ये फासला कम करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कंपनी इसको चला रही थी, क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है? उसने इतनी जिंदगियों को मुश्किल में डाला एक ऐसा इंतजाम करके जो कि महफूज नहीं था। ये कंपनी नहीं है, ये असल में वहाँ के रिहायशी में से कोई एक फर्द इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर गाँव में ये चीजें ये सारे लोगों की मशावरत से और रजामंदी से होती है, क्योंकि उन लोगों को एक किस्म की सहूलत भी है, खतरे के साथ साथ ये सहूलत भी है एक किस्म की। अच्छा इरशाद, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा कि गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं, अपनी मदद आपके तहत जाते हैं, तो क्या ये एक वाहिद डोली है जिसके जरिए आना जाना होता है मकामी लोगों का, या इस तरह की और भी डोलियां हैं मुख्तलिफ जगहों पे? नहीं, यहाँ इस पूरे इलाके में हमारे बटग्राम देशान का इलाका हमारा यहाँ है, तहसील बटग्राम में। ये मैं आपको बताता चलूँ कि
डिस्ट्रिक्ट बटाग्राम में 2 तहसीलें, एक अलई और एक बटाग्राम है। इन दोनों में बटाग्राम में देशान के इलाके में 6-7 गांव इस तरह थे कि इसमें कुछ अर्सा पहले मुकम्मल लोगों का हमदोरफ किसी चीज से हुआ करता था। अब वो कुछ अर्सा हुआ है कि वहाँ पर सड़कें बनी है, तो वो अब भी 1-2 मकामात पर वो लिफ्ट हैं, लेकिन वो सिर्फ सामान वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। लोगों का हमदोरफ जो है वो सड़क के जरिए ज्यादा यही होता है। फिर जब सड़कें नहीं होंगी तो लोग बेचारे क्या करेंगे? फिर आप ऐसे ही देखें कैसे हवा में मोहल्ले को कि ये लोग चारपाई के जरिए, चारपाई के जरिए, और इसको उन्होंने एक इंतजाम बनाया हुआ है। ठीक है, दोबारा जरा फिर आपकी जानिब हम आते हैं। अभी एक बार फिर आपको खिराज तहसीन हमारी तरफ से, जो लोग अभी हमें ज्वाइन किया है, हबीबुल्लाह आपके सामने है जी, जिनके बारे में हमने कल बहुत पोस्ट भी देखी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल रहे, लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। ये उनकी बहादुरी के किस्से यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में लिखे जाएंगे। हबीबुल्लाह, अब मुख्तसरन हमें ये बताइए कि इसका हल क्या है? ये जो इस तरह से लिफ्टें खराब हो जाती हैं, क्या ये मेंटेनेंस ना होने की वजह से खराब होती हैं, या फिर कल महज हादसा था जिसकी वजह से ये हुआ, और इसका कोई हल है आपके जहन में? एक ऐसा वाकया पेश आया खुदा न खास्ता जहाँ पे वो लटकी है लिफ्ट, वो गिर भी तो सकती थी। जैसे मसला है ना, ये हादिसात है, अल्लाह की तरफ एक हादिसात है। ये रस्सी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ऐसे मसले स्टूडेंट कैसे नहीं होते, ऐसे होते हैं। ठीक है, पाक फौज की खिदमत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल पाक फौज वहाँ पे मौजूद रही, हेलीकॉप्टर भी था उनका, उनके SSG कमांडोज भी थे, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? फौज का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे साथ बहुत तावान करता है। पाक पुलिस ACDC सारा तावान किया, इसके खलक आ गया, और इसने सारा तावान किया, लोग बहुत आ गया, सारा तावान किया, और इसको सारा शुक्रिया अदा करता हूँ। चलें, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अल सुबह में ज्वाइन किया हबीबुल्लाह, और इसी तरह लोगों की जानें बचाते रहिए। जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आप हमारे हीरो हैं और अल्लाह आपको मजीद हिम्मत दे। लेकिन उसके साथ साथ जो लोग इसका जिम्मा लेते हैं, ये जो लिफ्ट्स लगाते हैं, उन पे कुछ चेक एंड बैलेंस भी मकामी ACDC साहिबान जरूर रखें। अगर हाँ देखें तो सही की क्वालिटी का इस्तेमाल मुस्तकबिल में इस तरह की कोई मतलब हादसा ही है एक तरह का, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता। 8 कीमती जानें थी जो हवा के अंदर इतनी देर तक लटकी रही, और पाक फौज ने वहाँ पे जाके किया, और मुकामी लोगों की हेल्प से। और शुक्र है कि लोग ट्रेन थे इस हवाले से, और उन्होंने इनको रेस्क्यू कर लिया। अदरवाइज अब ये एक बहुत बड़ा मामला भी बन सकता था, खुदा न खास्ता। तो लेट्स होप कि जी इस तरह की जो डोली है जो ऑपरेट करते हैं मुकामी लोग, उन पे चेक एंड बैलेंस हो, वो डोली मंजिल मकसूद तक पहुंचे। अच्छा जी, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कल एक और धूम से बारात निकली, और वो बड़े लड़कों ने निकाली। छोटे लड़कों की तरफ बात करें, अफगानिस्तान की टीम, छोटे लड़के कौन है? छोटे लड़के अफगानिस्तान के कल ऐसा लगता है कि कल पाकिस्तान के बड़े लड़के आ गए थे और उन्होंने हिलने नहीं दिया। 59 रन पे पूरी टीम आउट कर दी अफगानिस्तान की, और जबरदस्त तरीके से फातिहाना आगाज किया सीरीज का। 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच था, हम्बनटूटा में खेला जा रहा था। अफगानिस्तान की टीम को 202 रन का क्या कहना चाहिए टारगेट मिला था, और इसके ताकुब में सिर्फ 59 रन वो बना सके 19.102 ओवर्स के अंदर। एंड जो ग्रीन शर्ट के मुख्तलिफ बॉलर्स थे उनके सामने यकीनी तौर पे रेत की दीवार साबित हुए। हाईलाइट वाज हारिस रऊफ की 5 विकेटें जो करियर में पहली दफा उन्होंने ली, और बहुत खुश भी नजर आया। बिल्कुल, ओवरऑल सारा कुछ बहुत अच्छा रहा। कल के मैच में इब्राहिम जरदान, रहमत शाह, अशमतुल्लाह शाहिदी, राशिद खान खाता खोलने में नाकाम रहे, 0 पे आउट रहे, और रहमानुल्लाह गुरबाज 18 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद ये सारा कल का मैच जो था, वही बात इमरान वाली के बड़े लड़कों ने छोटे लड़कों की बहुत पेंटी लगाई, लेकिन आगाज बड़ा अच्छा हुआ। लेट्स होप कि बाकी सीरीज में पाकिस्तान इसी तरह से कंसिस्टेंट रह के परफॉर्म करे, और हमारे जो बॉलर्स हैं कल जिस तरह से तबाही फेरते हुए नजर आए, आइंदा आने वाले मैचेस में भी। बिल्कुल, और हम इस पे डिटेल्स बात करेंगे, तजज़िया लेंगे आगे जाके। फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद नए मौजू के साथ आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बड़ी ही जबरदस्त शख्सियत से, डॉक्टर फरकत आलमगीर साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। और जब हम इनकी प्रोफाइल का जिक्र करते हैं तो हाल ईस्ट यॉर्कशायर NHS ट्रस्ट में बतौर कार्डिक और न्यूरो साइंसेस के क्लिनिकल डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। सऊदीया में किंग फैसल कार्डिक सेंटर के पहले चेयरमैन रह चुके हैं। सबसे बढ़कर मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। गवर्नमेंट
ऑफ पाकिस्तान उनकी खिदमत पर उन्हें सितारा इम्तियाज दे चुकी है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दिल के हवाले से जो अमराज हैं उसमें बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और आजकल बतौर चेयरमैन PIC इनको लगाया गया है, इनकी खिदमत हासिल की गई हैं और स्पेशली जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उन्होंने डॉक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ और इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो खामियां हैं या जो बेहतरी के इम्कानात हैं, जो बेहतरी हो सकती है वो करें। डॉक्टर साहब ने इसको ज्वाइन किया तो हमने ज़रूरी समझा कि हम एक नशिस्त डॉक्टर साहब के साथ करें और इन्होंने हमें वक्त भी दिया जिसमें डॉक्टर साहब के शुक्रगुजार भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, माशाल्लाह भी हम आपकी प्रोफाइल भी देख रहे थे, आपने इतना ज़बरदस्त अचीव किया है, आपकी एक ऑब्वियसली लाइफ जर्नी रहा है। अब ये जो अभी नया टास्क आपको सौंपा गया है, ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। एज ए चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि किन चीज़ों में बेहतरी आप ला रहे हैं और उसका इनिशिएटिव आपने कहाँ से लिया? जी बहुत मेहरबानी मुझे इनवाइट करने की यहाँ पर। और देखें ये इम्प्रूवमेंट तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। मेडिसिन में ख़ास तौर पे और हार्ट में ख़ास तौर पे ये चीज़ एसेंशियल है कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करते रहें। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी जगह है जहाँ यंगस्टर्स में हार्ट डिजीज़ आ रहा है, जबकि दुनिया में हार्ट डिजीज़ नीचे जा रहा है, पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ अभी तक ऊपर आ रहा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पर अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसको हम एक टीका लगाते हैं जो हमने दुनिया में 15-20 साल पहले अबैंडन कर दिया था। पाकिस्तान में ये अभी तक हो रहा था। तो उसमें सबसे पहले मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और उनको मैंने कहा जी कि ये पूरे पंजाब में तो एटलीस्ट ये शुरू करें कि जब भी किसी को हार्ट अटैक हो उसको टीका लगाने की बजाय हम उसको ये हार्ट अटैक को बलून और स्टेंट से खोल दें। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने काइंडली एक ही हफ्ते में ये पूरे पंजाब में कर दिया और ये फ्री होता है और इसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे लाइफ्स बचती हैं। उस चीज़ में कामयाबी के बाद फिर उन्होंने मुझे पंजाब इंस्टीट्यूट में कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो एक इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इमरजेंसी हमारी बहुत बिजी है, 1000 मरीज़ हर रोज़ इमरजेंसी में आता है, 2-3 हज़ार आउट पेशेंट में आता है और सब बेचारे लाहौर से नहीं बड़े पूरे पंजाब से आते हैं। तो इसके लिए हमें फिर ज़रा इमरजेंसी को रीडिज़ाइन करना था, मरीज़ों को फ़ौरन असेस करके उनको बेहतरीन इलाज देना था और जो आउट पेशेंट में लोग आते हैं उनको फैसिलिटीज़ के लिए। तो फिर ये मेरा सबसे बड़ा टास्क ये है कि यहाँ पर सर्विसेज को इम्प्रूव करें और कुछ नई इलाज जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल वो ऐसा लेके आए। कितना मुश्किल लग रहा है डॉक्टर साहब, सरकारी इदारों को ठीक करना, उनके अंदर जो खामियां हैं उनको बाहर लाना और फिर उसकी बेहतरी के लिए काम करना। दो क्या आपको मावनत केयर टेकर CM की हासिल है और अच्छा लगा मैं जान के कि मोहसिन नकवी साहब की तरजीहात में सेहत का शोबा, लेकिन चैलेंजेस बहरहाल होते हैं। तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? देखिए चैलेंजेस प्रैक्टिसेस को चेंज करना है, कुछ बिलीफ्स को चेंज करना है कि ये बेहतरीन तरीका है कि दुनिया के स्टैंडर्ड पे लाना है, जिसमें हम एज आई सेड कि हम अभी कुछ 5-10 साल पीछे हैं दुनिया से प्रैक्टिसिंग का जो है। बाकी तो हम हर छोटी छोटी चीज़ विद इन द करंट फैसिलिटीज कर रहे हैं, लेकिन चेंज हमेशा डिफिकल्ट है। तो और जब CM हमारे मिनिस्टर हेल्थ जो जावेद अकरम साहब हैं और सेक्रेटरी साहब मुझे काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में, चूँकि कुछ चीज़ें हमें गवर्नमेंट से करानी है, कुछ चीज़ें डॉक्टर से करानी है, कुछ चीज़ें पैरामेडिकल स्टाफ से करानी है। तो और कुछ चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट की है बाहर से, कुछ मेरे दोस्त हैं, बड़े नाम हैं उनके, उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, कुछ इंग्लिश हैं, कुछ उधर के हैं, इटालियन हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि आएँ हमारे साथ असिस्ट करें, वो चीज़ें हमें भी शुरू कराएं। जो तो ऐसा काम करके अगर हम एक इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में एक ऑलरेडी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूट है जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और एक हम अपना पंजाब इंस्टीट्यूट को अगर ऊपर ले जाए तो एटलीस्ट 2 इंस्टीट्यूशंस तो होंगी जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि रोजाना की बुनियाद पे 1000 पेशेंट्स का आना, ऑब्वियसली ये नंबर वेरी भी करता होगा। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे जो हार्ट के मसाइल हैं दुनिया में अगर कम हो रहे हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी रीजंस भी होंगी। लोगों में अवेयरनेस होना और हार्ट डिजीजेस के हवाले से लोगों को आइडिया होना कि फॉर द लॉन्गर रन इनकी ज़िंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, अवेयरनेस के लिए आपको क्या लगता है?
देखें, अवेयरनेस के लिए जब ये कैंपेन इंग्लैंड में हुई थी तो हमने उस जमाने में मीडिया को बड़ा यूज किया था, चूंकि अब देखें दौर ही मीडिया का है, आजकल बहुत मीडिया को लोग देखते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमती लेवल पे भी और कुछ पर्सनल लेवल पे भी ये चीज़ें उठानी चाहिए, अवेयरनेस की कैंपेन्स होनी चाहिए। लोगों में यहाँ डाइट का इतना अंदाज़ा नहीं है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है अभी भी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और इनको बेहतर करने के लिए हॉस्पिटल जब तक मरीज आ जाता है तो वो मर्ज अपना काम कर चुका होता है। ये उससे पहले की चीज़ें हैं जिसमें मेरे ख्याल में आप जैसे चैनल्स को एक 10-15 मिनट रोजाना देने चाहिए कि एक ऐसा प्रोग्राम हो कि जिसमें लोगों को उनकी बेहतरी के लिए एडवाइस की जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने इमरजेंसीज का जिक्र किया, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का आपने जिक्र किया, एंड देन पीआईसी का भी। इमरजेंसी के ऊपर मैंने भी ऑब्जर्व किया, मेरा एक्सपीरियंस रहा कि बड़ा रश है। उस रश की वजह से फिर स्टाफ या तो केटर नहीं कर पाता, स्टाफ हार्श हो जाता है, बाज़ औक़ात मरीज इतनी सेंसिटिव हालत में होता है कि तवज्जो नहीं मिलती, मरीज खुदा न खास्ता गुजर जाता है, और फिर ये लगता है कि शायद स्टाफ ने कोऑपरेट नहीं किया, अल्टीमेटली वर्क बर्डन इतना होता है। तो इसका सोल्यूशन डॉक्टर साहब क्या है? क्योंकि आबादी तो माशाल्लाह लाहौर इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, पिंडी है, बाकी शहर हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन फिर आपने डिस्कस किया गवर्नमेंट के साथ कि क्या हो सकता है? जी, इसमें मुझे अगेन चीफ मिनिस्टर साहब का कहना पड़ेगा कि मोहसिन साहब ने बहुत इंटरेस्ट लिया, और कुछ हमारे जो इधर बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने एक फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी के नाम से नई इमरजेंसी बना दी। ओके। और मोहसिन साहब ने खास तौर पे इसमें बड़ा इंटरेस्ट लिया, जिसको कल सीएम साहब ने विजिट भी किया है, बिलीव कई दफा विजिट करते हैं, वो बहुत विजिट करते हैं यहाँ पर। और उनमें ये है कि इमरजेंसी में दो किस्म के हमें प्रॉब्लम है। एक तो कई लोग इमरजेंसी का इस्तेमाल करते हैं जिनको एक्चुअली इमरजेंसी नहीं होती, लेकिन उन्हें कोई दवाई लेनी होती है, कोई जल्दी एक ईसीजी करानी है। हमने ये ऑब्जर्व किया ठीक है कि अगर 1000 मरीज इमरजेंसी में आ रहा है तो उनमें से अबाउट 40% ऐसा है जिसको आने की जरूरत बिला जरूरत आ रही है। दूसरा मसला ये है कि हर मरीज के साथ कम से कम 6 लोग आते हैं, और वो इंसिस्ट करते हैं कि उन्होंने अंदर आना है, जिनको हमें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिससे आप जो बता रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों को भी प्रॉब्लम पड़ता है। अभी पिछले दिनों भी ऐसा ही हाल हुआ, रात को झगड़ा हो गया, जिसमें झगड़ना नहीं चाहिए कभी भी, चूंकि कोई मरीज खुशी से नहीं आता। ये वाहिद प्रोफेशन है जहाँ लोग मजबूरी से आते हैं। लेकिन जो रिश्तेदार हैं उनको समझना चाहिए कि अगर हम 6 के 6 रिश्तेदारों को अंदर इमरजेंसी में आने सोशल अवेयरनेस जरूरी। टाइम डॉक्टर साहब कम है। एक और आम नुक्ता वो इसकी मेडिसिन के हवाले से, स्टेंट्स के हवाले से, कुछ डॉक्टर्स फौरी रिकमेंड कर देते हैं बाहर जो बैठे होते हैं कि उनको कुछ इसमें से पैसे भी बचते हैं कुछ डॉक्टर्स को, और वो फिर प्रेशर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी पड़ता है। हम मेडिसिन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं हार्ट डिजीजेस को लेकर? क्या उस पर भी इंप्रूवमेंट चाहिए, चूंकि आप इंग्लैंड में भी काम करते हैं, यहाँ पे भी उस हवाले से भी आखिर में हमें बता दीजिए। जी, मैंने ये मिनिस्टर साहब से भी बात की है, और एक हमारा अदारा ड्रैप, उससे भी हमने इन गुफ्तगू है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेंट्स पुराने भी आ रहे हैं, 10-10 साल पुराने हैं, 13 साल पुराने हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लेटेस्ट 1 साल में जो लास्ट में स्टेंट्स आए हैं वो आए, और वो इंशाल्लाह हम उस तरफ चल रहे हैं, ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, इट वाज एन ऑनर। डॉक्टर फकर आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन पीआईसी हैं। उनके हवाले उन्होंने जो रिफॉर्म्स सोची हैं, ऑब्वियसली हर हेल्थ सेक्टर के अंदर, हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है। अगर डॉक्टर साहब आए हैं और इस हवाले से काम करें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, ऑब्वियसली। लेकिन साथ साथ डॉक्टर्स के साथ जो लोगों की कोऑपरेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। लोग हैं भाई, उनके लिए बहुत लाजमी है कि वो कोऑपरेट करें, क्योंकि फिर ऐसी शख्सियात चैलेंजेस का शिकार हो जाती हैं। वर्क पे फोकस उनका होता है, लेकिन जब इर्द गिर्द के चैलेंजेस आते हैं तो दे हैव अ लॉट टू डू, बाहर इनके पास बहुत सारा मार्जिन होता है। सो वी शुड जस्ट बी थैंकफुल टू देम कि ये लोग आके पाकिस्तान में वापस सर्व करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक नशिस्त हम और करेंगे, आपने वक्त दिया तो, और हो सकता है पीआईसी के अंदर जाके करें कि कैसा चल रहा है। तो वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद वापस आ गए, और अब हम बात करेंगे कुछ नेशनल स्क्रैबल चैंपियनशिप की, जो कि पाकिस्तान के हसन हादी ने
जीत लिया। जी हसान हादी ने 35वीं स्क्रैबल चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने 27 में से 24 गेम्स अपने नाम करके टाइटल जीता है। इब्तिदा में जी उन्होंने बर्तरी बरकरार रखी और 2 गेम्स कबल ही चैंपियन करार पाए। दिफाई चैंपियन वसीम खत्री 19 गेम्स जीतकर दूसरे नंबर पर है, जबकि वर्ल्ड यूथ चैंपियन अली सलमान ने 17 गेम्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस वक्त ये चैंपियनशिप अपने नाम करने वाले हसान हादी हमारे साथ मौजूद है। हसान, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? Once again, welcome to Yes. Expresso. मैं अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंग्रेचुलेशंस, हम बिल्कुल ठीक हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ये चैंपियनशिप जीतने पे। जरा बताएं कैसा रहा आपका ये ओवरऑल चैंपियनशिप का जर्नी, कैसे खेला, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को मजीद इम्प्रूव किया और ये चैंपियनशिप अपने नाम की? चैंपियनशिप मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही और टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए ये चैंपियनशिप काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और हमेशा से मैं चाह रहा हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करूँ। लास्ट ईयर मैं काफ़ी क्लोज गया था, लास्ट ईयर में 3rd फिनिश किया था एंड मैं चाह रहा था कि जब मैं 3rd आ सकता हूँ तो मैं 1st भी आ सकता हूँ। सो आई वाज लाइक ड्रीमिंग बिफोर द चैंपियनशिप स्टार्ट कि मैं इस चैंपियनशिप को जीत जाऊं। एंड जब मैं फर्स्ट डे एंड हुआ मैं फर्स्ट पोजीशन पे था, सेकंड डे के एंड पे भी मैं फर्स्ट पोजीशन पे था। ऑल्दो वसीम भाई सेकंड पोजीशन पर आए हैं, वो काफी मुझे पीछे से फिर भी चेस कर रहे थे, लेकिन मैंने जब चैंपियनशिप जीती तो काफी खुशी हुई मुझे, क्योंकि एक नेशनल टाइटल मेरे लिए एक पहला नेशनल टाइटल था जो मैंने अपने नाम किया। पहले इंटरनेशनल टाइटल में नाम कर चुका था अपने, तो एक सिर्फ नेशनल टाइटल बाकी था मेरे शेल्फ पे, मैंने अपने नाम कर लिया। ग्रेट। तो आपने अली सलमान को भी बीट किया जो कि इससे पहले वर्ल्ड यूथ चैंपियन रह चुके हैं। देन वसीम का आपने खुद जिक्र किया, तो ऐसा क्या था इस दफा में कंपटीशन में जो आप बर्तरी हासिल की आपने और आपके जो साथी दोस्त प्लेयर्स थे वो पीछे रह गए? देखिए अली सलमान जो है, अली सलमान यूथ चैंपियनशिप है और यूथ चैंपियन है एंड उसने पिछले 4 साल खेलना शुरू किया है। मैं माशाल्लाह पिछले 10 साल से खेलता आ रहा हूँ, तो जितने भी यूथ के प्लेयर हैं उनसे मेरा तजुर्बा ज्यादा है, तो उस तजुर्बे की वजह से मैं बाकी यूथ प्लेयर से पहले से ही हमेशा से ही सीनियर पोजीशन पे था। वसीम भाई से जब मैं खेल रहा था तो वसीम भाई ने जो है एक आध जगह पे ब्लंडर मारा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत एज मिल गया, जो मैं उनसे आगे बढ़ गया। वो ब्लंडर क्या था थोड़ा सा बताइए? हो सकता है कुछ स्क्रैबल में इंटरेस्ट रखने वाले लोग आपको देख रहे हैं। कुछ मूव्स थी जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मूव खेलनी थी, उन्होंने एक डिफरेंट मूव खेली। कुछ जगह पे उन्होंने वो अच्छी खासी लीड पे थे और उन्होंने एक वर्ड खेला जो स्क्रैबल डिक्शनरी में वैलिड नहीं था। तो वो अगर वो बिला वजह उन्होंने वो वर्ड खेला, वो ऑलरेडी लीड पे थे, वो अपनी लीड को और एक्सटेंड कर सकते थे, लेकिन डेस्परेशन में उन्होंने वो वर्ड खेला, जिसकी वजह से उन्हें उस पॉइंट का स्कोर नहीं, उस मूव पे पॉइंट नहीं मिले। एंड देन मैंने उस पे कवर कर लिया उन्हें एंड देन वो एक गेम जीत गया। उन्होंने एंड में मुझसे 4 गेम थे बाकी, उन्होंने मुझसे 3 गेम जीतते थे। पहला गेम ही वो हार गया, उसके बाद उन पे प्रेशर आ गया, अगला गेम वो फिर हार गया उस प्रेशर के अंदर। अच्छा, दैट्स व्हाई मुझे चेंज हसन, अभी जिस तरह से आपने कहा कि स्क्रैबल डिक्शनरी है, अच्छा ये तो जो हम आम घरों में खेलते हैं या कजिन्स या फ्रेंड्स आपस में स्क्रैबल खेलते हैं, क्या ये उसी तरह की गेम होती है और किस तरह से आप लोग इसमें जो चीजें हैं या टेक्निकलिटीज है उसको करते हो? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को इस गेम के हवाले से भी बताओ। देखें, वो वर्ड तो है इसके अंदर, जो एक नॉर्मल जो होम डिक्शनरी है उसके अंदर जो वर्ड होते हैं वो वर्ड तो है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ डिफरेंट डायलेक्ट्स के कॉमन वर्ड्स भी हैं, जैसे कुछ वर्ड्स उर्दू लैंग्वेज से, अरबिक लैंग्वेज से, कुछ और चाइनीज लैंग्वेज और बहुत सारे डिफरेंट डायलेक्ट्स के वर्ड्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर हर साल या हर 2 साल के बाद कुछ वर्ड्स ऐड हो रहे होते हैं और कुछ वर्ड डिलीट हो रहे होते हैं। डिलीट अभी रिसेंटली करना है इसलिए ज्यादा शुरू हुए हैं क्योंकि जो ऑफेंसिव वर्ड्स हैं वो उनको रिमूव कर रहे हैं और कुछ नए वर्ड्स जो डिफरेंट डायलेक्ट्स के अंदर ऐड हो रहे हैं उनको भी ये लोग ऐड करते हैं। ओके। तो हादी, इसमें इंटेलिजेंस ज्यादा काउंट करती है या फिर आपकी स्किल?
اس کے اندر بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے اندر اسٹریٹجی بھی کاؤنٹ کرتی ہے, اس کے اندر آپ کی ورڈ اسٹڈی بھی کاؤنٹ کرتی ہے, ورڈ نالج بھی کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی. تو اسٹریٹجی یہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ کیسی موو کھیلنی ہے, کس ٹائم پہ آپ نے کیا چیز نہیں کرنی چاہیے, کس ٹائم پہ آپ نے گیم کو اوپن کرنا ہے, کس ٹائم پہ آپ نے بلاک کرنا ہے. تو اس میں اسٹریٹجی بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی ورڈ نالج تو کاؤنٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ٹائلز موجود ہیں آپ نے انہی میں سے کھیلنا ہے. تو اگر آپ کی ورڈ نالج زیادہ ہے, آپ کو ورڈ زیادہ آتے ہیں, تو آپ اس کے اندر سے زیادہ ارینجمنٹ بنا کے کھیل سکتے ہیں. زبردست, تھینک یو ویری مچ حسان ہادی, بہت شکریہ. اینڈ ونس اگین کنگریچولیشنز, آپ نے چیمپئن شپ جیتی. اسکریبل چیمپئن حسان ہادی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام کا دوسرا حصہ. اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جائیں, کچھ بات کراچی کی کر لیتے ہیں. اور کراچی میں ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے مختلف سیزنز دیکھتے ہیں نا نیٹ فلکس کے اوپر, ایسے لگتا ہے کہ پریکٹیکلی گیم وہاں پہ چل رہی ہوتی ہے, ایسے وار چل رہی ہوتی ہے. یہ مناظر ہیں جی, ایک عدد اسٹریٹ کرائم کا سین ہے. 2 لڑکے آئے, انہوں نے لوٹنے کی کوشش کی یہاں پہ, بلکہ لوٹ لیا. دونوں بائک پہ بیٹھے اور بڑے کانفیڈنس سے نکلے. ہوا یہ کہ جب یہ نکلے حملہ حسن, تو پیچھے سے ان لوگوں نے جن کو انہوں نے لوٹا آواز دے دی اگلے بندے کو, اور اس نے کیا کیا وہ آپ کو اگلے منظر میں نظر آئے گا. یہ دیکھیے جناب, اس بندے نے کمال فلمی سین کرتے ہوئے, جو ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں, اس نے یہاں پہ ان کو یہ پش کیا, یہ بائک سے گرے, اٹھ کر دوبارہ بھاگے. لیکن اتنے میں محلے دار جتنے تھے ماشاءاللہ, اور کافی زیادہ فارغ لوگ میں نے دیکھا اس محلے میں رہتے ہیں, چونکہ کوئی 200-250 بندہ تو گھر پہ ہی تھا. تو جی انہوں نے ان پہ کر دیا اٹیک, اور پھر اس کے بعد ان کی درگت بنی بہت شاندار قسم کی. لیکن اٹ واز اے فلمی سین. اور یہ وہ لوگ سب آگے بھاگتے ہوئے انہوں نے اپنا سامان جی, اور یہ وہ لڑکے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی, لیکن دیکھیے کتنے ساتھ بچے بھی گھوم رہے ہیں, کسی کو فائر لگ سکتا تھا. اور کوئی سمجھداری والی حرکت نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں کراچی میں جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, اب لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. نہیں لینا چاہیے, لیکن کیا کریں, جب پولیس تحفظ نہیں کرے گی تو لوگ اپنے طرح کریں گے. انہوں نے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی, اور یہ وہ صاحب جن کا موبائل لوٹا گیا تھا بڑی دور سے پتھر اٹھانے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیک دوسری گلی میں. میں یہاں پہ خاص طور پہ کریڈٹ اس کو دینا چاہوں گا جس نے ساری ایڈیٹنگ کی ہے, سارے سی سی ٹی وی کیمراز کی, کیونکہ اٹ لکس لائک اے فلم سین لگ رہا ہے. لیکن یہ آپ نے بات جو پہلے کی کہ بچے گھوم رہے تھے یہاں پہ, اور محلے دار تھے, اور ان کے پاس گن تھی. یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے ایسے موقع پہ. ان لوگوں کو کیا ہے, وہ کسی کو بھی گولی مار دیں. لیکن حملہ حسن یہ پھر بعد کے سینز ہیں. یہ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ جو درگت بنی ان دونوں نوجوانوں کی, اور کوئی پتہ نہیں کل کو سیاسی جماعت کی فوٹیج چلا کے کہہ کہ ہم نے جلسہ کیا. یہ تشدد کا نشانہ پھر بعد میں شدید ان کو بنایا گیا, اور مجھے لگتا ہے بعد میں بھی فائرنگ ہوئی. لیکن ایک جگہ یہاں پہ ویڈیو بڑی ایکشن سے بھرپور ہے, سم ہاؤ انٹرٹیننگ بھی ہے, لیکن خطرے سے بھی بھرپور ہے. اور انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں, خدا نخواستہ ایک فائر کسی کی جان لے کے جا سکتا تھا. لیکن خبر تھی تو ہم نے کہا آپ دیکھیں, اور کراچی پولیس کو بھی تھوڑا سا جگائیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ اپنے تئیں کرے ہیں شہری جو بھی کرے. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں, اب آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا سیگمنٹ خلا کے اس پار. دیکھتے ہیں آج وقار احمد ملک اس حوالے سے ہمیں کیا بتا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خلا کے اس پار. خلا کے اس پار ایک اہم واقعہ ہوا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ لونا 25 جو کہ رشین اسپیس کرافٹ ہے, وہ 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند کی سطح پر ٹکرایا ہے اور تباہ ہوا ہے اپنی مجوزہ ٹریجیکٹری کو چھوڑ کر. اس پر بات کریں گے. لونا 24 جو تھا وہ 1976 میں گیا تھا, اور اس کے بعد کیونکہ 50 سال ہو گئے ہیں, تو 50 سال بعد یہ جو سٹیپ ہے چاند کے حوالے سے رشیا کا, یہ ایک اہم سٹیپ تھا, ایک بہت ہی اہم قدم تھا. اور اس کا جہاں تک ٹکرانے کا معاملہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں کہ ٹیکنیکل کیا وجوہات ہیں, لیکن ادروائز اس کی جو سگنیفیکنس, اس کی جو اہمیت ہے وہ شاید پولیٹیکل زیادہ ہے. ادروائز اسپیس پروگرام اس طرح ہوتا رہتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو کہ سننے میں آئی ہے کہ وہ چندریان کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا کہ شاید رشیا اور جو چندریان ہے اس کے درمیان میں مقابلہ ہے کہ پہلے کون پہنچتا ہے. تو یہ بھی ایک امکانہ باتیں ہوتی ہیں. خلا میں جا کے تو یہ تعصبات جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑے مشن ہوتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگانے کے لیے نہیں ہوتے. اور جو چندریان کی ٹریجیکٹری ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس کی بڑی اسٹریٹ ٹریجیکٹری تھی. اور اب بات کرتے ہیں بنیادی طور پہ لونا 25 پر.
اس स्पेस क्राफ्ट के हवाले से जो टोटल क्याम था वो वहाँ पे 1 साल का था, वो कि ये क्रैश हो गया, लेकिन इसका क्याम, इसकी जो तहकीक थी वो 1 साल इसने वहाँ पे तहकीक करनी थी। ये 10 अगस्त 2023 को लॉन्च हुआ था और 19 अगस्त को क्रैश हुआ, और इससे अंदाजा लगाया कि सिर्फ 9 दिन, यानी इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर स्ट्रेट जो है वो ट्रेजेक्टरी थी इसकी, और सिर्फ 9 दिन के बाद ये चांद की सतह पर जाकर टकरा गया। सबसे पहले बात करेंगे उसके रॉकेट बूस्टर की, और रॉकेट बूस्टर में 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है उस पे 4 बूस्टर्स लगे हुए हैं, और उन रॉकेट बूस्टर के बाद फिर सेकंड स्टेज आती है और फिर फर्स्ट स्टेज आती है, तो 3 स्टेजेस हैं इसकी। और इसकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लॉन्च के वक्त जो मैस था, जो कमियत है, ये लॉन्च के वक्त जिसका मैस था वो 1750 kg था, जबकि इसका जो पे लोड है वो 30 kg था। जस्ट इमेजिन कि 30 kg को लेके जाने के लिए आपको एस्केप वेलोसिटी के लिए कितनी एनर्जी दरकार होती है। अब इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बुनियादी तौर पे क्या है, इसी वजह से बल्कि चंद्रयान जो है वो पहला जो है वो क्रैश हुआ है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपको साउथ पोल की जानिब लैंड करना है, उस साइड पे आपने सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। अब जो एक लूनर डे है वो 14 जमीन के दिनों के बराबर है, और वहाँ पे जो टेम्परेचर और इस तरह के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ये लूनर 25 जो है वो भी बहुत टेक्नोलॉजी का एक शाहकार था, और इसके अंदर जो प्लेटोनियम है वो ऐसा हीट सोर्स लगी हुई थी, यानी 12 महीने तक ये फंक्शन कर सकता था। हीट सोर्स के तौर पे प्लेटोनियम को इस्तेमाल किया गया था। अब जब इसने ज़मीन को छोड़ा, ज़मीन को छोड़ने के बाद क्योंकि इसकी बड़ी स्ट्रेट ट्रेजेक्टरी है, उसके बाद इसने चांद के गिर्द करना था, ऑर्बिट करना था। तो जब ये वहाँ पहुँचा है और उसने ऑर्बिट करना शुरू किया है, तो वहाँ पे अब सॉफ्ट लैंडिंग दरकार थी। अब जो स्पेस क्राफ्ट है उसके ऊपर ऑन बोर्ड थ्रस्टर लगे हुए हैं, और ऑन बोर्ड थ्रस्टर जो है उसकी मैन्यूवरिंग चेक करते हैं, और वो जो ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स हैं उनका काम था क्लोजेस्ट जो पॉइंट है उसके नज़दीक उनको लेके जाना। क्लोजेस्ट जो पॉइंट है चांद की सतह के ऊपर इस स्पेस क्राफ्ट ने जहाँ पे जिस सतह पे इसने ऑर्बिट करना था वो 100 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, यानी इस हद तक उसने जाना था। अच्छा, अब वहाँ पे ये चांद की सतह पर जब इसने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और नहीं की, उसकी 2 वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो ये था कि जो ऑन बोर्ड थ्रस्टर है जिन्होंने कि उसकी मैनूवरिंग उसको ऑर्बिट के अंदर रखना है, ट्रेजेक्टरी के अंदर रखना है, उनके वाले से कहा जाए कि टू मच जो थ्रस्ट था शायद वो डिलीवर्ड हुआ है, तो उसकी जो स्पिन थी उसको अनकंट्रोल्ड स्पिन कहा जाता है। अनकंट्रोल्ड स्पिन जो थी उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। उसमें एक और प्रॉब्लम भी था कि कम्युनिकेशन जो थी उसके अंदर भी तातुल आया था। अनकंट्रोल्ड स्पिन हुआ और उसके बाद चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई, और 5000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये जो लूना 25 है ये चांद की सतह से टकराया। लूना प्रोग्राम जो है 1970s का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था चांद के हवाले से रशियंस का और सोवियत यूनियन का, और 50 साल के बाद क्योंकि लूना 25 जा रहा था, लूना 24 जो है वो 1976 को गया, 50 साल के बाद क्योंकि ये जा रहा था, और एक बहुत बड़ा कदम था रशिया का। तो इस हवाले से जहाँ तक स्पेस साइंस के हवाले से बात है, चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स कैलकुलेटेड होती हैं, तमाम कैलकुलेटेड रिस्क होता है, तमाम चीज़ें बहुत कमाल तरीके से कैलकुलेटेड होती हैं, लेकिन स्पेस साइंस की में जो मुतग़य्यरात हैं या जो वेरिएबल्स हैं उनकी तादाद जो है वो लाखों में जा पहुंचती है, और तमाम वेरिएबल्स को बहुत कमाल तरीके से कंट्रोल करना ये कई दफ़ा मुमकिन नहीं हो पाता। और एक छोटी सी चीज़ जो है वैसी आपके कंट्रोल से कोई ऐसा वेरिएबल आपकी कैलकुलेशन से बाहर निकलता है कि वो किसी हादसे का सबब बन सकता है। तो इसकी खबर की जो अहमियत है या इस खबर को जो ज़्यादा पजीराई मिली वो शायद इसकी एक सियासी अहमियत है, क्योंकि रशिया और फिर आपको मालूम है कि 60 की दहाई जो है वो स्पेस साइंस के हवाले से कितनी बड़ी दहाई थी, और 2 इतनी बड़ी सुपर पावर्स का खला में जो दौड़ थी मशहूर 60s और 70s की, तो उस तराजू में अगर लिया जाए तो 50 साल के बाद अगर रशिया इस तरह का लूना 25 भेजेगा तो ऑफकोर्स उसकी एक पॉलिटिकल अहमियत होगी। अदरवाइज ये एक नॉर्मल बात है, स्पेस साइंस में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। हाँ, अफसोसनाक बात यह है, एक तो यह है कि जो साइंस की तहकीक के हवाले से जो चीज़ें भेजी जा रही थी, जो आलात भेजे जा रहे थे वो भी क्रैश हुए, और वो सिर्फ रशिया का नुकसान नहीं है, तमाम इंसानों का नुकसान है। तहकीक के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम था, और इसके हवाले से जो प्लाज्मा यानी एक्सोफेयर में जो प्लाज्मा है उसकी जो मेजरमेंट है उसके हवाले से आलात थे, फिर लेज़र मैस जो स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके अलावा पैनोरामिक एंड जो लोकल इमेजिंग है डिटेल, और स्पेशली वो दूसरी वाली साइड की, तो ये तमाम चीज़ें जो थी ये बहुत अहम थी, और इनका जो क्रैश होना तो ये ओवरऑल ऑफकोर्स ये जो स्पेस साइंस है हमारे उसका नुकसान है। लेकिन खैर खला के हवाले से तहकीकी पेशरफ्त जो है वो जारी रहती है, और जैसे जैसे ये जारी रहती है तहकीकी पेशरफ्त हम आपको बताते रहते हैं कि खला के उस पार क्या हो रहा है। देखते रहिए खला के उस पार।
वेलकम बैक टू स्पेशल। और अब आपकी मुलाकात हम एचएसएन कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले कुछ होनहार स्टूडेंट से करवाने वाले हैं जिन्होंने वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड में पाकिस्तान भर में पहली पोजीशन हासिल की है। इन बच्चों ने जी स्मार्ट हेलमेट बनाया है। इस प्रोजेक्ट का नाम है टेक गार्ड और ये हेलमेट जो है हादसात से बचाने में मददगार होने के साथ साथ फौरी तौर पर किसी को खुदकार इत्तला भी दे सकता है। स्मार्ट हेलमेट में मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसमें कूलिंग सिस्टम है और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं इसके अंदर वो इसके अंदर के सिस्टम को कूल रखने में भी हेल्पफुल करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हम इन स्टूडेंट से ही जानेंगे और इनका ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे इसको फर्दर लेकर जा रहे हैं पनामा में और वहाँ पर ये पाकिस्तान को किस तरह से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाले इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और हम तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ तीनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं। हमारे साथ शिराज अली है, देन वी हैव विद अस अयान तारिक और फिर ईसा हसन चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं। हाउ आर यू गाइस? गुड। और वो हेलमेट भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, बहुत जबरदस्त आप लोगों ने स्टार्ट लिया है। आई मीन जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ट्रॉफी भी है जो इन्होंने विन किया, इस सब पे हम बात करेंगे। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है लेकिन हम चाहेंगे बात हो जाए। सो स्टार्टिंग विद ईसा हसन चीमा जो कि सबसे पहले हमें बताएंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, व्हाट टेक गार्ड इज और ये क्यों बनाया आपने और इसी पे क्यों फोकस किया आपने, इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई आपको? ईसा, जब हम रिसर्च कर रहे थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हम कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते थे जो पाकिस्तान के साथ रेलेवेंट हो। तो हमने देखा कि बाइकर्स जो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में उनकी सेफ्टी के लिए एज सच कोई इनोवेशन नहीं है। ओके, गाड़ी के लिए एयरबैग्स हैं पर बाइक के लिए कुछ भी नहीं इस तरह की चीज़। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ बनाए जो बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ टैकल करे, राइट? तो इसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले हैं जो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो फेटालिटी रेट को कम कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये जिस तरह से आप बता रहे हो ईसा, ये जो एक ऑब्वियसली रोड सेफ्टी का पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली जैसे बाइकर्स की आपने बात की बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। इस सारे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में आपने कौन से ऐसे की पॉइंट्स थे जो आपने अपने दिमाग में रखे? हमने सबसे पहले तो इस चीज़ पे फोकस की कि बहुत सारी फेटालिटीज हेड इंजरी की वजह से होती हैं, तो उसके लिए हेलमेट है। दूसरा, बहुत सारे लोग ब्लीड आउट हो जाते हैं रोड पे, उनके लिए उनका फ़ोन इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो हमने इसके अंदर एक ऐसा फीचर डाला कि ऑटोमेटिकली कॉल चली जाती है कंसर्न इमरजेंसी सर्विसेज को और उनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं उनको भी चली जाती है और उनको लोकेशन भी चली जाती है थ्रू SMS। That's great, that's great. So अयान और शिराज, आपका क्या रोल रहा इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर? सबसे पहले हम शिराज आपसे पूछ लेते हैं, आपका क्या रोल रहा इसमें? इसमें हमने एक लाइट इंडिकेटर सिस्टम बनाया था जो पीछे वाली गाड़ी या बाइक के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं उसको खत्म कर देता है। Okay. तो आप जिस डायरेक्शन में अपना सर टिल्ट करते हैं, चाहे वो राइट हो या लेफ्ट, उस साइड वाला जो लाइट इंडिकेटर होता है वो ऑन हो जाता है। Okay. थोड़ा सा अगर आप इसको बेशक उठा लें, हमें बता दें कि इंडिकेटर्स इसके कहाँ पे हैं और ताकि समझ भी आ जाए। दिस इज द हेलमेट जी, टेक गार्ड इज द प्रोजेक्ट्स नेम जो इंश्योरेंस ने किया है। वैसे कोई इतना उसमें लग नहीं रहा कि बहुत हेवी होगा, लेकिन हमें बताते हैं शिराज, तो हम साथ साथ देखते हैं। जी शिराज। जी, दो साइड्स पे हमने लाइट इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। ठीक है। अगर आप राइट साइड पे टिल्ट करेंगे तो राइट वाला ऑन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे टिल्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला ऑन हो जाएगा। ओके, सही। एंड देन हमने इसमें एक कूलिंग सिस्टम बनाया था, लेकिन इसके अंदर फैन है तो शायद नजर ना आए, लेकिन वो कंपोनेंट्स को भी कूल रखता है, ओवर हीटिंग से बचाता है और जो चला रहा होता है बाइक उसको भी कूल रखता है। ठीक हो गया। अच्छा अयान, जिस तरह से अभी ये बता रहे हैं कि ये एक सिस्टम है, ऑब्वियसली लाइट इंडिकेटर्स हैं, जो बाइकर हजरात टर्न करते हुए इंडिकेटर नहीं देते, शायद उनका हेलमेट हमें इशारा दे दे कि वो टर्न करें, ऐसा ही? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी बाइक्स के इंडिकेटर्स या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो चलते नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। अयान, आपका क्या रूल रहा है इसके अंदर? हमने एक ऑडियो सिस्टम भी डाला है, क्योंकि बहुत से लोग जो बाइक चला रहे होते हैं वो ज़्यादातर कॉल्स पे होते हैं और फ़ोन वो किसी तरह एडजस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो इसके अंदर बगैर फ़ोन यूज़ किया आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए और आपके हेलमेट के अंदर सारी ऑडियो आएगी आपको। आप रिसीव भी कर सकते हैं कॉल्स, उसमें अटेंड भी कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, और कुछ और आपने सुनना हो तो से आप बिजी नहीं होगा और आप अपने हेलमेट के बड़ा हाईटेक आपने तो हेलमेट बना दिया, तो क्या ये इस पे बहुत ज्यादा, ये बहुत महंगा है अगर हम इसको बनाएं? वैसे हमने क्योंकि प्रोटोटाइप एक बनाया तो बहुत ज़्यादा हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, डिफरेंट चीज़ें हमने लगा के देखी हैं, तो हमें महंगा पड़ा है, लेकिन
अगर हम मार्केट में जाएं बेच रहे हैं तो ये 9-10 हज़ार तो का, हाउ मच टाइम, कितना इसमें वक्त कितना लगा आपको बनाने में, इस प्रोजेक्ट को करने में? ये तकरीबन 1 से 2 महीने लगे। 1 से 2 महीने। अच्छा शिराज, जिस तरह से ये आप लोगों ने हाईटेक बनाया, आगे फर्दर आप लोग पनामा जा रहे हो, यही प्रोजेक्ट है या इसको मॉडिफाई करोगे, कुछ एक्सपैंड करोगे? व्हाट यू गाइस गोना डू? नेक्स्ट राउंड जो पनामा में होगा उसका टॉपिक डिफरेंट होगा, ठीक है, तो हम ये बना नहीं सकते, हम कुछ और बनाएंगे इस राउंड के लिए। ओके। तो ईसा कुछ सोचा है क्या बनाना है उस राउंड के लिए? अभी आइडिया कहाँ? अभी उसके ऊपर रिसर्च और करेंगे। ये कब जा रहे हो आप लोग? नवंबर में। नवंबर में। इट्स ठीक है। एनीथिंग एल्स यू गाइस वुड लाइक टू से? टीचर्स ने आपको हेल्प किया होगा, पेरेंट्स ने किया होगा, कुछ भी आप कहना चाहो ऑन बिहाफ ऑफ देम, बिकॉज आप नेशनल टीवी पे हो, कुछ भी कहना चाहो आप? It was a good journey. काफ़ी हम इंस्पायर हुए इस पे कि हम कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि आगे हम लोग हेल्पफुल हो हमारे कंट्री के लिए। और टीम के अलावा ज्यादा क्रेडिट किसका है? पेरेंट्स का है, टीचर्स का है? पेरेंट्स का और तो टीचर्स इसको का। कमर्शियल एस्पेक्ट से सोचा आगे लेके जाना है? थोड़ा इस पर सोचा है अभी, Okay. पर अभी उस तरह से नहीं सोचा, बट मे बी। ओके। You guys are brilliant. Thank you very much, Shiraz, Ayan and Isa. टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया था हमारा, लेकिन फिर भी थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए और आप लोगों ने बताया। जबरदस्त ये प्रोजेक्ट है जिसको हमने आपके सामने रखा। आप यकीनन सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से मजीद भी जान पाएंगे और देख पाएंगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात ये कि बच्चे एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव, कुछ प्रोडक्टिव अच्छा कर और रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वो भी प्ले कर सकते हैं कि आप इन बच्चों की हेल्प हाँ, करें very और important. इनको स्पॉन्सर Support करें, करें, क्योंकि sponsor आगे करें। जब ये पनामा जा रहे हैं तो इनके लिए मुख्तलिफ एक्सपेंसेस को मैनेज करना, सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं। सो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अगर इसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो बच्चे ज्यादा एक्सेल कर आसानी होगी सकते उनके लिए। हैं। सो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर हमने बात करनी है। खुशी आज हमारे साथ लाइव मौजूद है वंस अगेन। सो आज जानते हैं खुशी हमें क्या करवा रही है ऑन थर्ड डे ऑफ द वीक। ओवर टू यू खुशी। guys, how are you? I'm good, thank you. So guys, आज leg day करेंगे। So leg day, I know women love leg day and guys hate leg day. ठीक है? So मेरे लिए for me पहले भी leg day मुझे बहुत अच्छा लगता था, but I love doing back as well now. Okay. So once you get into weights, आपको back करना भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि you can lift heavier. So girls have a lot of potential as well. So guys, legs पे हम पहले warm up करेंगे जिसमें हमने body weight squats करने हैं 30 साइड किक्स करनी है, 30 टो टचेस करने हैं, ठीक है, एंड देन हमने स्टार्ट करना है, ठीक है, प्रॉपर वार्म अप एंड देन विल स्टार्ट द वर्कआउट। सो हम पहले फ्रंट ट्रैक स्क्वाट से करेंगे। वेटेड एक्सरसाइज है गाइस, बिगनर्स हैं दे कैन डू बॉडी वेट, अगर इंटरमीडिएट है लाइट वेट्स यूज कर लें। टोज 45 डिग्रीज, डंबल्स राइट अबव द शोल्डर्स, इंटीरियर टिल्ट and then squat down, push your knees out, toes 45 degrees point करेंगे, keeping your chest upright, back tight, chin up, and hip below the knees and push the weight up, keeping your chest upright. Always brace when you go down, breathe out and hip hyperextend your hips. So guys, second exercise, lunges. So we're going to do pulses or we can do single leg ताकि ज़्यादा से ज़्यादा stretch आए एक leg पे. So this is mostly glute and quad focused. Step back, press your weight on the toe and then bend your back leg down. Make sure your knee is not crossing the toe. It can be right above the toe. Okay. One, breathe in and extend. Full range of motion. ये हम करेंगे depends on the goals of the every person. So अगर muscle building है तो हम 10 to 12 reps करेंगे, अगर endurance बेहतर करनी है तो 15 reps करेंगे, ठीक है? So हर किसी का different goal है तो उसके accordingly हम उनको reps, ठीक है? Then third exercise is for your glutes as well and hamstrings as well. 2 exercise बताऊंगी इसकी. One is stiff leg and one is ideals. Romanian deadlifts mostly glute focused होता है, इसमें bend ज़्यादा होती है knees, ठीक है, and slightly below the knees जाना है, keeping your chest upright, back straight, push your hips towards the wall, and ये ज़्यादा glute को hit करेगा. Second deadlift is mostly stiff leg, which is hamstring focused. Knee flexion कम होगी, soft knees रहेंगी, ठीक है, and ज़्यादा अपने नीचे जाना है calf तक. Okay. And last exercise guys. We got 30 seconds more. Hip lifts. Feet hip width apart, Okay. stomach in, hips in, and then push your hips up. Oh yes. Okay. Exhale on the top, breathe in,
गाइस ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, एक ही मैंने आपको कॉम्बो बताया डेड लिफ्ट्स का. So 10 to 12 reps for muscle building and 15 reps for endurance. So guys, 4 rounds, try these exercises at home, you will get results. इंशाल्लाह. Thank you very much, खुशी. Thank you. खुशी खुशी हमारे साथ मौजूद थी. सुबह सुबह खुशी ने आपको एक्सरसाइज करें तो भी खुशी मिलेगी आपको. चलो जी, शो का वक्त खत्म हो गया. इंशाल्लाह आपसे हम कल फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.